नेक्स्ट है युधिष्ठिर शर्मा। युधिष्ठिर जी वीडियो ऑन करें। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून युधिष्ठिर जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। युधिष्ठिर जी, आप पहला मॉक दे रहे हैं आज? हाँ सर। अच्छा, युधिष्ठिर जी क्या कर रहे हैं रिसेंटली आप? सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर। पीएचडी कर रहे हैं? यस सर। बीटेक भी किया है आपने? हाँ सर। कैसे ये एकदम फील्ड चेंज हो गया आपका? सर 2014 में मैंने जब बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए गया था सर। तो फिर वहाँ पे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, तो उसके बाद मैंने एमएससी में शिफ्ट किया सर, और उसके बाद मैंने जैसे जेआरएफ वगैरह किया। तो बीटेक वाली जो पढ़ाई थी उसको जीरो कर दिया आपने, उसका कोई यूज नहीं है अब लाइफ में? नहीं सर, उसकी भी जो स्किल्स जो सीखी हैं वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आएंगी, और मेरे जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें भी काफी जो टेक्निकल नॉलेज है और जो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो काम में आ रहा है सर। तो उसके लिए तो हम ट्रेनिंग देते ही हैं आपको। उसके लिए 4 साल बीटेक करने की क्या जरूरत है? वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो। सर मेरा मानना है कि भी उसमें जो स्किल्स जो सीखी हैं उसको मैं बेटर यूज कर सकता हूँ। क्या स्किल सीखी आपने ऐसे वहां? सर जैसे कि टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है उनके बारे में सीखा है, स्काडा सिस्टम सीखा है, पीएलसी के बारे में सीखा है, और जो अभी रिसेंट में जैसे गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज जो हो रही हैं, जो उनको अपनाने में जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स हैं वो काफी नॉलेजफुल रहा है। अच्छा अच्छा, आपके नाम का मतलब क्या है? सर युद्ध में स्थिर रहना। युद्ध में स्थिर रहना? यस सर। अच्छा अच्छा, कौन फेमस पर्सनालिटी हुई है आपके नाम की? सर महाभारत में हुई है सर, जो कुंती के यंग जो सबसे ओल्डेस्ट पुत्र रहे हैं वो रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, वही जिन्होंने जुआ खेला था और अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था? सर वही वो गेम खेले थे सर, वो मतलब कि पासा खेला था सर, उसमें वो हार गए थे सर। हाँ सर। तो उनके जो कृत्य थे वो सही थे? धर्मराज कहा जाता है उन्हें, और इतना अधर्म का काम किया उन्होंने। सर वो गैम्बलिंग जो था वो शौक था सर उनका, और उसमें जो गेम्स के रूल्स थे उन्होंने रूल्स को फॉलो किया था सर। रूल ये कहता था कि अपने भाइयों, अपनी बीवी को दांव पे लगा दीजिए आप, ऐसा तो कोई रूल नहीं था उस गेम में। सर रूल मतलब कि जैसे वो उस समय प्रॉपर्टी के तौर पे था सर, तो उस समय पे जैसे खुद को पहले दांव पे लगाया था, फिर बाद में जो और साथ में थे उनके हिसाब से दांव पे लगाया था। नहीं, आज के समय के हिसाब से आप बताइए, क्या उनका ये कृत्य कानून सम्मत, धर्म सम्मत था या नहीं था? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। सर मेरी राय में नहीं था सर, क्योंकि आपकी राय में नहीं जब था? वो पहले जैसे जब गेम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले वो खुद को उन्होंने बेच दिया था। जब खुद ही बिक गए तो फिर बाद में जैसे उनकी पत्नी और उनके जो एसेट्स थे उनको बेचने का उनको हक नहीं था। चलिए, अगर मान लीजिए उन्होंने अपने आप को नहीं बेचा होता, तब आपके हिसाब से ठीक था कि पत्नी और भाई को बेच देते? सर तब भी सही नहीं था मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो खैर उनकी एक गलत काम हो गया। क्या सही क्वालिटीज आप देखते हैं युधिष्ठिर की? सर वो सत्य को फॉलो करते थे, और जो वो मतलब कि धर्म के प्रति जो उनका सत्य को फॉलो करना, उसके अलावा जैसे कि वो युद्ध में स्थिर रहते थे सर। और क्या मतलब इस बात का, युद्ध में स्थिर रहने का? मतलब कि जो अगर कोई काम सच सच है, कोई काम अगर वो सही है, राइट है, तो उसके लिए स्टैंड लेना सर। शासन में तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपको थोड़ा झूठ भी बोलना होता है। सर झूठ तो मुझे नहीं लगता कि भी इस प्रशासन में झूठ बोलना चाहिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ रहना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। वो सर परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो जैसे युधिष्ठिर ने बोला था तो।
चलिए, आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है? सर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ज्योग्राफिकल मिलियू सर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। कहाँ तक पहुंच गया है आपका काम? सर अभी लिटरेचर रिव्यू पे चल रहा है सर। लिटरेचर रिव्यू, थीसिस कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, अभी सेकंड स्टेज भी चल रहा है रिसर्च में, और मैंने अभी एक चैप्टर अभी बनाया है, पहला चैप्टर। चैप्टराइजेशन हो गया आपका? हाँ सर, चैप्टराइजेशन हो गया। कितने चैप्टर बनाए आपने? सर 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या काम किया है आपने? सर उसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगी और कैसे मेथोडोलॉजी हम सेकंड स्टेप में उठाएंगे। इसके अलावा जो रिसर्च क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो सब किया है, इंट्रोडक्शन दिया है और स्टडी एरिया के बारे में बताया थोड़ा। हाइपोथेसिस क्या है आपकी? हाइपोथेसिस में सर मैंने रिको के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको लिया है और उसमें वेरिएशंस दिखाया है कि भी जो रिको के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें दो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज दोनों डोमिनेट नहीं करेंगे एक साथ। अच्छा, क्या क्या मेथोडोलॉजी अपनाएंगे आप? सर मेथोडोलॉजी अभी इसके अकॉर्डिंग अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। वैसे मैं इसमें जैसे SPSS का यूज में लेके वहां पे करूंगा सर। अच्छा अच्छा, कुछ सैम्पलिंग वगैरह भी होगी? हाँ, सैम्पलिंग वगैरह भी होगी सर। पर्सनल इंटरव्यूज की जरूरत भी पड़ेगी आपको? हाँ सर, जरूरत पड़ेगी। इसमें जैसे प्राइमरी रिसोर्सेज, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों को ही यूज में लिया जाएगा। शेड्यूल क्वेश्चनर वगैरह सब तैयार किए जाएंगे। रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं आपके? हाँ सर, मैंने किया सर रिसर्च पेपर। अच्छा, किस तरह के जर्नल में पब्लिश हुए हैं? सर इंटरनेशनल जर्नल है सर, और ये मतलब ऑनलाइन जो जर्नल्स होते हैं, ई जर्नल्स जो, उनमें पब्लिश किया सर। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं वो जर्नल्स? सर जिस टाइम मैंने पब्लिश किया था उस टाइम तो वो रिकॉग्नाइज था, अभी की केयर लिस्ट में मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। पीएचडी के लिए कम से कम कितने पेपर पब्लिश होना कंपलसरी होता है? सर 2 पब्लिश होना कंपलसरी है सर। 2 काम कंपलसरी होते Yes, हैं। दोनों हो गए आपके पब्लिश? हाँ 2 तो हो गए हैं सर, ओके। लेकिन मैं अभी और काम कर रहा हूँ। तो अब उस फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते आप? अपने रिसर्च के फील्ड में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने और उस फील्ड में आप आगे बढ़े? सर उस समय जब मैंने ये ज्योग्राफी एज ए वो फील्ड लिया था, वो इसी हिसाब से लिया क्योंकि भी इससे कुछ मैं सीखूं, और आगे जो मेरा मेन एम था वो एडमिनिस्ट्रेशन में था सर, कि भी एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम मैं ले सकूं। ओके। इसमें जो पीएचडी आप कर रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी सर। ये फिलोसफी क्यों होता है इसमें? ज्योग्राफी में आप कर रहे हैं तब भी फिलोसफी है, हिस्ट्री में करते हैं तब भी फिलोसफी होता है, ये क्या मतलब इस बात का? सर इसमें क्या है कि जो हमारी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसमें सब अपनी अपनी थ्योरी, सब अपने अपने प्रिंसिपल्स वगैरह को बताते हैं, तो इसलिए ये फिलोसफी है सर, कि भी सबको मतलब इंडिपेंडेंट छोड़ा देता है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मेंस में, जरा मुझे समझाएंगे क्या होता है ये? सर पढ़ा तो है लेकिन सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। केवल एथिक्स बता दीजिए क्या होता है। सर एथिक्स नैतिकता को बोलते हैं, कि भी हमें ये ज्ञात साइंस ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, इस टाइप में बताता है सर। नैतिकता और नीति शास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको लगता है कि आप नैतिक हैं? सही गलत उचित अनुचित के बीच का भेद आप जानते हैं? हाँ सर, मुझे लगता है कि मैं नैतिक हूँ, एथिक्स। कोई ऐसी स्थिति आई आज तक आपके सामने जिससे आप ये कह पाए कि आप नैतिक हैं? हाँ सर, जो मैंने अभी तक जैसे मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो ऐसा लगता है मुझे कि भी हाँ मैं एथिकल हूँ। एक अच्छे प्रशासक की 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज क्या है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी होनी चाहिए प्रशासक में, इसके अलावा वो ऑनेस्टी होनी चाहिए और एम्पैथेटिक होना चाहिए। नोलन कमेटी भी आपने पढ़ी होगी, उन्होंने 7 क्वालिटीज बताई हैं प्रशासक की, क्या वो बता पाएंगे मुझे आप? हाँ सर, नोलन कमेटी ने 7 कमिटीज बताई थी। लीडरशिप, ओपननेस, सेल्फलेसनेस,
और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। सर दो ध्यान में नहीं आ रही सर, चलिए sorry। कोई बात नहीं, लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, ये ओपननेस क्या है? ओपननेस सर, जैसे कि कोई भी अगर, सॉरी सर मुझे ध्यान। चलिए ठीक है, राजेश सर। जी जी युधिष्ठिर जी, हाँ सर, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुडोकू आपकी हॉबी है? हाँ सर। सुडोकू कहाँ का गेम है ये? सर जापानीज गेम है सर ये। क्या मीनिंग होता है सुडोकू वर्ड का? सर सुडोकू का मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन ये पजल शायद होता होगा, मतलब कि अंदाजा है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता सर, सॉरी सर। अच्छा, कब शुरू हुआ ये गेम? सर इसका 1968 में, अभी इसका कंफर्म नहीं है, कुछ सोर्सेज में 1968 लिखा हुआ मिला है सर। चलिए कोई बात नहीं, आपने ट्रेनिंग में लिखा है स्काडा सिस्टम। हाँ सर। स्काडा की फुल फॉर्म बताइए मुझे। सर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशंस। अच्छा, क्या होता है ये? सर ये सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से हम कंट्रोल, जैसे पूरी मशीनरी है या फिर कोई पूरी एक इंडस्ट्री है, उसको एक ही जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है सर ये। गुड। अच्छा, राजस्थान में कहाँ का ये यूज हो रहा है ये सिस्टम? सर राजस्थान में मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, और अभी जैसे मैंने ट्रेनिंग की थी वहां पे भी था, और अभी रिसेंट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वहां पे भी लगाया गया है इसको। वेरी गुड। चलिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोशो इकोनॉमिक वैल्यू मिलियो। डिस्ट्रिक्ट। चलिए ये बताइए, और क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहे हैं? ज्योग्राफी। चलिए ये बताइए, राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाका है, हाँ वहां सर। पर अब 10-15 सालों में बाढ़ की जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं। बाढ़ की समस्या बढ़ी है, पहले नहीं आती थी बाढ़, अब क्या रीजन है? सर बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन अभी जो उसकी इंटेंसिटी है वो उसकी बढ़ गई है, क्योंकि वहां पे जैसे वहां युधिष्ठिर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बना? कुछ बना? आज कोई वार्ता हुई? क्यों? ये रेडमी वाले ऑडियो ऑफ करिए। रेडमी कौन है? युधिष्ठिर जी आवाज बंद हो गई सर। लाइट्स यही है राजेश सर। जी तो युधिष्ठिर जी तो जयपुर में है, मुझे नहीं लगता वहां गई होगी। कांटेक्ट हो रहे होंगे वापस, जी जी कनेक्ट हो सॉरी रहे। सर, सॉरी सर, ओके। नेटवर्क चला गया। हाँ कोई हाँ बात सर। नहीं। मैं पूछ रहा था, इंटेंसिटी आप बता रहे हैं कि अब ज्यादा हो गई है, इसका रीजन क्या है? सर अभी जो जो सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम है वो वहां पे बढ़ गई है, कि भी जो फ्लड प्लेन एरिया है उसमें सेटलमेंट हो गया है। इसके अलावा वहां पे जो चैनल था उसकी जो हाइट है वो अभी डिक्रीज हुई है, उसमें सिल्टिंग वगैरह वो प्रॉब्लम आ गई है। और अभी रिसेंट में तो यही प्रॉब्लम है सर, अभी ह्यूमन की वजह से वहां पे इंटेंसिटी बढ़ गई है उसकी। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ है क्या? ग्लोबल वार्मिंग सर वो तो उस स्पेसिफिक नहीं कर सकते उसको, कि भी हाँ वेस्टर्न राजस्थान में ही उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग में तो मतलब कि सभी क्लाइमेट में पूरे में चेंज हुआ है। अच्छा, चलिए, पोखरण में जो एटॉमिक हुए थे, परीक्षण हुए थे, परमाणु परीक्षण, हाँ सर। उससे कोई फर्क पड़ा है क्या वहां पे? सॉरी सर, इसका मुझे पता नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान में कोरियन जोन कहाँ पर है? कोरियन जोन। सॉरी सर, ये भी नहीं पता, सॉरी सर। जापानी जोन के बारे में तो पता होगा। नहीं पता सर, सॉरी। अच्छा,
रिको के बारे में बता दीजिए, रिको क्या है? सर रिको पहले 1969 में स्टेब्लिश हुआ था, फिर 1980s में ये पहले जो था उससे डिवाइड होकर 1980s में स्टेब्लिश हुआ रिको एज ए बोलते हैं तो। और इसके मतलब इसके काम है जैसे कि एरियाज वगैरह बनाना और फैसिलिटेट करना इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा जैसे वहाँ पे फंड की प्रोवाइड करना उनको, और उनको लैंड अवेलेबिलिटी करवाना, ये सब इसके काम रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री आपके रहा है सब्जेक्ट। ये बताइए जो लौ स्तंभ है, आयरन पिलर, कहाँ पर है? सर वो दिल्ली में, दिल्ली में भी एक स्पेसिफिक जगह है? कुतुब मीनार के पास में। अच्छा, तो मेहरौली है सही। बनवाया था ये? क्या सर? किसने बनवाया था? सर ये गुप्ता पीरियड का है सर। अच्छा, क्या इसमें विशेष बात है? अभी तक जंग नहीं लगी इसमें, ये विशेष बात बोली जाती है, रीजन बता सकते हैं आप इसका? सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा सर। अच्छा, गुप्ताज पीरियड में एक नागार्जुन और रहे हैं, नागार्जुन, बता सकते हैं उनके बारे में? नहीं सर, ध्यान नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, चरक का नाम तो आपने सुना होगा? सुना है सर। उनके बारे में जानते हैं? वो सर मेडिसिन से की फील्ड से थे सर। कौन से एरा में थे? ये भी गुप्ता के टाइम में थे सर। श्योर है आप? श्योर नहीं हो सर। चलिए, एक ये बताइए शून्य का आविष्कार कब हुआ था? सर इसके डेट नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, मैथ्स पढ़ लिया आपने अभी तक? चलिए कोई बात नहीं। आर्यभट्ट के बारे में तो जानकारी होगी आपको? हाँ सर। क्यों जाना जाता है आर्यभट्ट को? मैथमेटिशियन थे सर। और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मतलब जीरो का आविष्कार किया। अच्छा, शून्य का आविष्कार किया। दशमलव का किसने किया अभी? नहीं पता सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक बरवी नाम से अभी कोई वर्ड चर्चा में है, बरवी। हाँ सर। क्या है ये बरवी? सर अभी जैसे फिफ्थ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी बन रहा है, और अभी वार्निंग सिस्टम, जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, आज ही वार्निंग्स मिली है कि भी पंबन आइलैंड और केरला और तमिलनाडु कोस्टल एरियाज है, वहां पे इसके आने की संभावना है। वेरी गुड, ट्रॉपिकल साइक्लोन है सर। गुड जी। ललित सर? जी सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून युधिष्ठिर जी। ये बताएं कि कोरोना और कोविड में क्या डिफरेंस है? सर कोविड जो है वो कोरोना फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस 9 कोविड का फुल फॉर्म। कोरोना फैमिली का क्या मतलब है? कोरोना फैमिली से जुकाम वगैरह जो था, उनको एक स्ट्रक्चर, जो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है उसको डिनोट करने के लिए है। ओके। क्या वर्तमान स्थिति क्या है कोरोना की? सर अभी जैसे केसेस काफी आ गए हैं, और वैक्सीन के जो 3rd स्टेज है वो चल रहे हैं काफी। जैसे अभी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री जी ने पहले मतलब वो अभी वर्चुअल बैठक ली है 3 जो अपने जो वैक्सीन बना रही है कंपनी उनकी। इससे पहले वो खुद जाके 3 वैक्सीन बना रही थी उनकी बैठक ली थी। अच्छा, तो अभी आने वाली है 1-2 सप्ताह में। किस देश ने अभी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है? सर अभी ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया है। कौन सा वैक्सीन है वो? कौन सी कंपनी का वैक्सीन है? वो सर फाइजर कंपनी का है सर, और 19 करीब कुछ था सर। तो ऐसे वैक्सीन जब बनते हैं तो 3-3 साल लेते हैं, 3-4 चरण में इनके परीक्षण होते हैं, लाखों लोगों
इनको फर्स्ट चरण, द्वितीय चरण, थर्ड चरण होते हैं, फिर जाके इनकी अनुमति होती है। तो कोरोना मामले में इतना तेजी से कार्य हो रहा है, आपको लगता है कि उतना इफेक्टिव होगा? सर मुझे लगता है कि भी इफेक्टिव तो होगा, क्योंकि जो स्टेजेस हैं, कोई भी वैक्सीन जाती है जिससे, वो सारे के सारे स्टेजेस इन्होंने पार किए हैं। और बस ये है कि इनमें इस जो कोरोना है उसका इम्पैक्ट ज्यादा था, तो इसमें ज्यादा डेडिकेशन के साथ इन्होंने शायद काम किया है। जो टाइम पीरियड है सुबह और शाम दोनों, उस हिसाब से डिवाइड करके उन्होंने काम किया है। तो इफेक्टिव तो है 95%, कई जगह पे दिखा रहे हैं कि भी हाँ 95% तक इफेक्टिव है। क्या मतलब 95% का? नहीं सर, अभी भी चांसेस हैं कि 5% उन्होंने गैप रखा है अपने लिए कि भी हाँ इफेक्टिव नहीं होता। ओके। तो ये कोरोना का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है? सर इंडियन इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। स्टार्टिंग में जैसे लॉकडाउन करना पड़ा, इसकी वजह से जो इकोनॉमी में जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है और जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका सारा का सारा ये जो लेबर है वो अलग माइग्रेशन हुआ उसका भी, तो उसकी वजह से वो काम सारा ठप पड़ गया था। तो अभी इसमें जो इंडियन इकोनॉमी है वो -23.9 चली गई थी। अभी रिसेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 7.5 तक, जो -7.5 पहुंच गई है। इसके अलावा और कोई इफेक्ट? इंडियन इकोनॉमी पे तो सर ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, और तो ध्यान नहीं आ रहा सर। सोसाइटी पे? सोसाइटी पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कि पॉजिटिव में सोसाइटी में अलग अलग कल्चर डेवलप हुए हैं, जैसे कि उन्होंने अभी हेल्थ के लिए ज्यादा वो मतलब हेल्थ के लिए ज्यादा तत्पर हुए हैं कि भी हेल्थ को एक ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए हैं अभी। और Okay. इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस देखने को मिले हैं, डिजिटलाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। ओके। अच्छा, ये एक सम्मेलन हुआ है, इसका नाम है रेज, RAISE, रेज सम्मेलन, पढ़ा है आपने? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, अभी नौसेना ने एक प्रैक्टिस की है जिसमें उन्होंने एक भारतीय जहाज को ही डुबाया है, युद्धाभ्यास किया है। आप बता पाएंगे कौन सा जहाज था वो? नहीं सर, मुझे पढ़ा हुआ नहीं है सर, सॉरी। अच्छा। डीआरडीओ ने एक परीक्षण किया है प्रोग्राम का, उसका नाम है स्मार्ट, पढ़ा है आपने? नहीं सर, सॉरी। ओके। कब, डेट कब है युधिष्ठिर जी? सर 11 तारीख से। 11 दिसंबर? हाँ सर। ओके ओके। अच्छा, अटल टनल के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, ये बनिहाल पास के पास में है। बनिहाल जो पास है वहाँ पे बनी है, और अभी इसका रिसेंट में प्रधानमंत्री बनियाल है या रोहतांग है? रोहतांग है सर, सॉरी सर। ओके, हाँ बताइए। रोहतांग में है, और ये अभी जो डिस्टेंस है जो कश्मीर ले वाली उसको कम किया है काफी। जो 2.5 आवर्स की जो डिस्टेंस थी उसको कम कर। ओके। किसको जोड़ती है ये अटल टनल, कौन से दो क्षेत्रों को? सर ध्यान नहीं है सर, सॉरी सर। जम्मू और लेह सर। राइट। अच्छा, ये बताएं कि लेह तो आपका उचित है, बस एक फर्स्ट जिला आपने बताया नहीं है, गलत बताया, ठीक है। बताएं कि एक भी एक न्यूज है, वन धन योजना राज्य के माडा क्षेत्र में लागू होगी। वन धन योजना के बारे में पढ़ा है आपने? पढ़ा तो था सर, ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, माडा क्षेत्र बता सकते हैं? माडा क्षेत्र, MAD? नहीं सर, ओके। अच्छा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं? सर ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। स्टार्टिंग में जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को चुनते हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रोड्स हैं वो चुनते हैं आगे जाके राइट। प्रेसिडेंट। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव? भारत के राष्ट्रपति के भी सर अप्रत्यक्ष ही हैं, जो MLA जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चुनते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के निर्वाचन प्रणाली में? निर्वाचन प्रणाली में सर
सर जैसे इसमें निर्वाचन प्रक्रिया में, सॉरी सर, ध्यान दें। अच्छा, कौन चुनता है भारत के राष्ट्रपति को? सुनता तो सर जैसे एमएलए जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और बस तो यही जो तो डिफरेंस है। इलेक्टेड एमएलए एमपीज, राइट, बिल्कुल आपको पता तो है। यही तो डिफरेंस है कि यहाँ जनप्रतिनिधि चुनते हैं और ये लोग विधायिका का पार्ट है, जबकि वहाँ उनका काम खत्म हो जाता है इलेक्शन के बाद। हाँ सर, वहां पे उनको, अच्छा, एक लास्ट इसका बता दीजिए अनुच्छेद। हाँ सर, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होते हैं भारत में? फिर सर मे बी 52 52। 52 या 53 के आसपास। ओके ओके, चलो आपको इसको पढ़ना हाँ, होगा। मतलब श्योर नहीं हो सर इसमें। ओके ओके, अच्छा बताएं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। सॉरी सर। आपके झुंझुनू की थी, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। हाँ हाँ, सॉरी सर, ध्यान ही नहीं आ रहा सर। अच्छा, नरोत्तम लाल जोशी का नाम सुना है आपने? हाँ सर, कौन है? ये फर्स्ट विधानसभा स्पीकर रहे हैं सर। ओके, और मेजर पीरू सिंह? सर इनको सबसे पहले जो राजस्थान में परमवीर चक्र मिला था सर, झुंझुनू से थे। गुड। अच्छा, ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? सर ये नहीं पता सर। अच्छा, झुंझुनू जिला कब बना था? सॉरी सर। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एक गौरीर क्षेत्र है आपके वहां पे, गौरीर, गौरीर, ये किस घटना के कारण प्रसिद्ध है? या सर सॉरी सर। ओके, ठीक है जी, अतुल सर। जी युधिष्ठिर जी, अब तो आपका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक है, 7-8 दिन का समय है आपके पास। जी सर। पर्सनालिटी तो आपकी अच्छी है, आपने बीटेक किया, फिर अब पीएचडी, एकदम डिफरेंट फील्ड में आप कर रहे हैं। थोड़ा ये चीज़ों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके बारे में विचार कीजिए कि ताकि आप ज़्यादा बढ़िया जवाब दे पाएँ कि बीटेक से कैसे फील्ड चेंज हो गया, पीएचडी, और पीएचडी के बाद फिर अब आरएएस। तो एकदम अलग अलग नाव की सवारी आप कर रहे हैं बिल्कुल, जिनका एक दूसरे का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। तो थोड़ा सा एक प्रॉपर इसको आप कीजिए कि ताकि आप जस्टिफाई कर पाएँ अपने इन सारे कामों को। बहुत अच्छे जवाब आपने नहीं दिए कि बीटेक का क्या फ़ायदा मिलेगा आपको आरएएस बनने पे, क्या क्वालिटीज आपने सीखी, वो बहुत अच्छा जवाब नहीं था जो आपने दिया। तो थोड़ा सा इस पे काम कीजिए। और दूसरा, आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए, और बिल्कुल उम्मीद तो है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, 7-8 दिन का जो भी समय है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। ओके सर। जी बिल्कुल। जी युधिष्ठिर जी, व्यक्तित्व को देखें तो जैसा आपका नाम है युधिष्ठिर वैसा ही है, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष थोड़ा कमजोर लगा मुझे। चाहे आपके फील्ड से जुड़ी हुई जानकारियां हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, आपसे जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कॉमन जो नॉलेज है। कोरियन जोन आप नहीं बता पाए, बाकी 12वीं का आपने ठीक आंसर दिया है। तो कुछ छोटी मोटी ज्ञानात्मक कमजोरियां हैं, उनको दूर करें आप। नागार्जुन कौन, चरक कौन, इनके बारे में नहीं बता पाए आप, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं, इनको आप दूर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, और करंट अफेयर से जुड़े रहिए। जी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। जी युधिष्ठिर जी, व्यक्तित्व आरएस अधिकारी लगते हो, और शब्द चयन भी अच्छा है, बहुत धैर्य से बोलते हो, और वही बात आ गई नॉलेज पार्ट वाली। आपके पास
दिन है, आप उसको अच्छे से साइंस से रिलेटेड करंट इश्यूज, राजस्थान के करंट इश्यूज, थोड़ा सा अपने जिले के बारे में, झुंझुनू के बारे में, राजस्थान के कल्चर से संबंधित मुख्य अध्याय, या जो आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी में इन दिनों जो करंट मुद्दे चल रहे हैं वो, इन सबको, और उससे संबंधित अनुच्छेद भी, जैसे हमें भारतीय राष्ट्रपति को हमने कंपेयर किया तो मुख्य अनुच्छेद याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी जिनके इंटरव्यू जल्दी है उन सब की एक जैसी स्थिति है। बस ये 8-10 दिन बढ़िया खींच के करिए और होप कि अच्छा जाएगा आपका। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।